ओके, तो आज हमारा है टॉपिक कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। ओके, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। तो आज हमने बेसिकली कंसेक्यूटिव रिएक्शंस की काइनेटिक्स को देखना है। तो इसमें यूजुअली वी हैव a reactant A, it goes to B and consecutively it goes to C. Okay, this sort of reactions are called consecutive reaction. When it goes from A to B, rate for this reaction, this part, this conversion is called K1, and from B to C is K2. Okay. Initially, you have to write the differential rate equation. Suppose changing concentration of it in time is equal to क्या होगा? K1 यहाँ पे क्या होगा? क्या है? A यहाँ पे ठीक है? And for B in this part B is produced, whereas in second segment of the reaction B is consumed. So K1 A minus K2 B. Okay, and for component C, this will be equal to K2, यहाँ पे क्या आएगा? C B reactant आएगा ना? C is your product, तो reaction में क्या आएगा? B. Our ultimate purpose is to find the concentration of A, B and C. But finally our product in this particular reaction is C. So our main objective is to find the concentration of C. आपने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स रेट। ओके, तो C तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए? B। ओके, और B के लिए आपको A भी चाहिए। तो ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। इनिशियल स्टेजेस पे जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आपके पास इनिशियली क्या होता है? ओनली व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, उस वक्त क्या होता है? आपके पास A जो है, सिंपल A इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही है। B भी 0 होता है और C भी 0 होता है। ये बात ठीक है? तो अगर आप इनिशियली देखें तो इनिशियली आपका रेट सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इस पार्ट पे, क्योंकि आपके पास रिएक्शन में यू हैव ओनली द रिएक्टेंट दैट इज A। अगर आप इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन 1 को, तो ये किसकी इक्वेशन बनती है? इक्वेशन 1 किसकी बनती है? इक्वेशन 1 क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बनता? यस सर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आप क्या लिखते थे? सपोज A में लिखता हूँ AT और A सेम बात है, लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा?
यही नहीं बनता इसका फाइनली जो आप पेड़ के निकालने के बाद करते हैं, ऐसा ही है ना। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में, दिस इज योर इक्वेशन 3। इसमें कोई इतनी एक्सटेंसिव डेरिवेशन नहीं है आज, इसमें कुछ स्टेप्स रखते तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक होगी बात। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो वो आप यहाँ पे पहुंचने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डी बी और चेंज इन डी इज इक्वल टू K1 A, K1 A की वैल्यू क्या है, A नॉट e रेज़ टू पावर माइनस K1 T, ओके, एंड देन माइनस K2 P। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मगर इसका सॉल्यूशन आपने नहीं करना, ठीक है, वो आपके लिए ज़रा लेंथी हो जाएगा इसकी डेरिवेशन, क्योंकि अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो जो हमें b मिलता है वो क्या होता है, ठीक है, जो हमें b मिलता है वो है K1 A नॉट, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो इसकी वैल्यू लेके लूंगा, ठीक है, A2 माइनस K1 e रेज़ पर माइनस K1 T माइनस e रेज़ टू पावर K2 T, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं ना, इस डिफरेंशियल को, तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो ये बचती है, ठीक है। जब क्वेश्चन होगा, अगर मैं ये दूंगा क्वेश्चन तो ये मैं आपको बता दूंगा कि भाई b की वैल्यू a तो आपको पता लग जाता है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर करने में है तो हम इसको भी कर सकते हैं, मगर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, ठीक है, तो इसमें b के लिहाज से करना है ना, तो सिर्फ ये पार्ट नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये पार्ट नीचे आएगा, ये dt उधर चला जाएगा, तो वो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन और इस तरह के सारे फार्मूलाज यूज करके वो एंड अप होते हैं, वो हमें ये मिलता है। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू, सब मकसद तो वो है। अब c के लिए क्या है, ये इक्वेशन है आपकी, इस K2B, अब क्या करना है आपने, इस वाली इक्वेशन को लिखें, तो सिर्फ मैं लाइन लगा, क्या हो जाएगा, d c और dt, ये क्या है आपके पास, K2B। इसको सॉल्व करने से भी क्या होगा, अब b की जगह पे आप ये सारा फैक्टर पूरा रखेंगे, पूरी टर्म रखेंगे, ठीक है, उसको फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। मगर इसके डायरेक्ट वे भी है, वो क्या है कि जो c की कंसंट्रेशन है वो क्या हो सकती है, जो a नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें क्या क्या चीज हो सकती है, a भी हो सकता है प्लस b प्लस c, ये बात ठीक है। इस पर जरा गौर करें, ये देखिएगा, ये बात ठीक है। मेन कि जब आपके पास रिएक्टेंट है
जो भी ए नॉट है। अब इस रिएक्शन में एक स्टेज आती है जिसमें ए भी होता है जब एनी टाइम टी, बी भी होता है, सी भी, मगर वो कहाँ से निकल रहा होता है जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया। इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू, उसमें ए भी हो सकता है एट एनी टाइम, बी भी हो सकता है, सी भी, और आपने क्या फाइंड करना है सी। सी क्या होगा ए नॉट माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, अब ये ना मैं इरेज करने लगा हूं यहां से ये पार्ट। अच्छा, अब आपने सी की वैल्यू निकाल ली है। ए क्या है, ए नॉट तो ये आ गया, ए नॉट ही रहेगा। ए क्या है माइनस ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k1 t, ठीक है। माइनस b क्या है आपके पास, ये वाला, ये क्या है, ये k1 a नॉट ओवर k2 माइनस k1, और यहाँ पे क्या है e रेज़ टू पावर माइनस k1 t ये, ठीक है। तो यहाँ इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो इसको आप देखें कि ए नॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये भी है, तो ए नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो सकता है ना, पीछे क्या बच जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस k1 t। अब इसको जरा ओपन कर लें, ठीक है, माइनस k1 k2 माइनस k1 e रेज़ टू पावर माइनस k1 t, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस k1 k2 माइनस k1 e रेज़ टू पावर माइनस k2 t, और ये आपके पास ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी, ये आपके पास आ गई जब इस किस्म का कंसेक्टिव रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव जिसको कहते हैं, सॉरी कंसेक्यूटिव, तो उसमें क्या है कि आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, मगर आपको ये चाहिए सी, ठीक है, सी आ गया, और फिर आप इससे रेट कांस्टेंट k1 k2 और k3 इस तरह करके आप ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो असल चीज है। बोर्ड में क्लीन किया है ना, अच्छा लग रहा है। अब देखिए जरा, आप लेते हैं वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है बेटे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है टाइम। अब इस किस्म का ग्राफ कैसे बनाना है, ये जो रिएक्शन है कंसेक्यूटिव रिएक्शन जो हमने पढ़ा है, ये कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन, सेकंड थर्ड की तरफ हमने नहीं जाना, फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। अब इसमें देखें कि आपके पास ए है, अगर मैं ए को ब्लैक से और सी को रेड से शो करता हूं, तो इनिशियली आपके पास ए है, तो ए में क्या आएगा
के कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डिक्रीज होगी। और बी क्या है, बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। तो जो ऐसी कंडीशन होती है उसको हम यूं करते हैं, बन भी रहा है और सी क्या है, वो सिर्फ बन ही रहा है, तो वो इनिशियली वीक होगा और फिर ऐसे जाएगा। यस ठीक है, तो ये आपके पास सी आ गया। मजा आया इस ग्राफ में? यस तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज रिएक्शन में बनती है और फिर कंज्यूम हो जाती है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। यस क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। कि जो रिएक्शन में आपके पास रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में सी में जाना है एक्चुअली, तो क्या हुआ कि वो पहले बी में गया, ठीक है, बी के बाद फिर सी में है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि कंसेक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसमें जो बी है, जो चीज बन रही है और फिर वो कंज्यूम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके बाद आज जो मैं एक और टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, पहला रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो सारे बच्चे होंगे, उसमें और भी वो पहला रिएक्शन अगर और कंसेक्यूटिव तो ये हो गया, पहला को पढ़ के फिर हम आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद जो एक नया टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो सिंपल है कि जो भी आपने पहले रिएक्शंस पढ़े हुए हैं उनमें टेम्परेचर का इफेक्ट आप कैसे पाएंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की रिएक्शन पे कंसेक्यूटिव पे नहीं, कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, उन पे उनके वो सारे यूनिट्स हैं, वो सारी कन्वर्जन्स हैं, उनकी रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो उनकी बेसिकली टॉपिक क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वो क्या है, वो हमें देखना है। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। तो वो कौन सी है, इसको आप लिखते हैं ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी टी, ठीक है। अभी हम इसके बाद में देखेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, वो सारे, मगर ये टेम्परेचर वाला बहुत जरूरी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मगर यहाँ से भी हमें एक चीज क्लियर नहीं हो रही, मुझे तो हो रही है कि आपको वो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको पहले लीनियर इक्वेशन बनाएं। क्या बनाएं, लीनियर कैसे बनाएंगे, आप इसका नेचुरल लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यस वी नीड टू टेक नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू a माइनस ई ए और r, ये t होता है। मैं इसको क्योंकि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है तो इसको हम u लिखेंगे, ठीक है। क्या ये लीनियर इक्वेशन बन गई है,
ई नल ई रहेगा। क्या करें? ए के बाद जो ये वो रह गया मतलब जो नीचे था उसको ये ई, इसकी पावर आपने आगे लिखी तो है। हाँ इसकी पावर है ना, जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो ई उसके साथ कैंसिल हो जाता है, अच्छा नेचुरल लॉग ऑफ ई हो जाता है, यस सर तो वो चीज़ ये आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास अब इलस्ट्रेशन ऑफ लाइन देखिए, अगर ये y है आपके पास तो ये c बनेगा और ये आपके पास m आएगा और ये आपके पास x आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली ये होगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास यूं बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर 1 ओवर t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, जब ये लिखते हैं तो ये चीज क्या है आपके पास, स्लोप है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, और ये आपके पास y एक्स है। ठीक है, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या होगा, नीचे क्या होगा, अब ये आपका x है, ये क्या है, x है, मीन कि 1 ओवर t इज योर x, 1 ओवर t को हम t इनवर्स में लिख लेते हैं, बार बार कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको आप 1 ओवर t भी लिख सकते हैं, और यहां पे क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a। अब कर्व क्या बनेगी, कर्व आपके पास ये कुछ यूं बनेगी। ठीक है, ये जो स्लोप होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, माइनस ई ए और आर के इक्वल। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, तो उसको आप लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए हम आर्किमिडीज इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, हम आर्किमिडीज इक्वेशन को यूज करते हैं। अच्छा, इसमें आप एक और चीज देखेंगे, अब आप ये बताएं कि अगर मैं ये लिखता हूं के, अब हमने एक चीज स्टडी कर ली है के, और ए कोई कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ए कोई कांस्टेंट है और ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर है, ये आपके पास है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि ई रेज़ टू पावर माइनस कोई भी चीज है, कोई नंबर ले लें, मतलब ई रेज़ टू पावर हम ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस 3, ई रेज़ टू पावर माइनस 2, ई रेज़ टू पावर माइनस 1, ई रेज़ टू पावर 0, इनकी वैल्यूज निकालें क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, नेचुरल लॉग उसका एंटी लॉग लेना या एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालना -1 रेज़ टू पावर, और इसी तरह आप थोड़ा सा आगे चलते जाए। 0.36 ई रेज़ टू पावर -1 की क्या वैल्यू है, 0.36 और ई रेज़ टू पावर -2 की 0.13 1
ए रेज़ टू पावर माइनस 3 की 0.05 अगर फर्ज करें यही आगे से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है 1/t एक रिएक्शन है, उसका ये भी कांस्टेंट है, एक्टिवेशन वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब e की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, -3 से -2 में ये इंक्रीज हुई है ना, जो ऊपर वाला जो फैक्टर है ये इंक्रीज हो रहा है, -3 से -2 -1 0 है ना। ये इंक्रीज कब होगा, जब t की वैल्यू कम होगी, यस सर इन्वर्स है t की वैल्यू अगर लेस होगी यस सर तो ये वैल्यू तभी ज्यादा होगा ज्यादा होगी ना, यस सर है ना। इन्वर्स रिलेशन है t की वैल्यू कम होगी जब ये वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी तो आपके पास -2 बचेगा या -3 होगा ग्रेटर वैल्यू, नहीं समझे सर ई अगर ज्यादा हो जाए अभी आप एक दफा ना ये नेगेटिव साइन को भूल गए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए तो सर आप ये देखिए सपोज की एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास ई ए और आर की जो वैल्यू है ना वो ओवरऑल समझ लें कि आपके पास 4 है, यस ऐसे मैं कह रहा हूँ 4 है, नीचे टेम्परेचर है, ठीक है, नीचे क्या है टेम्परेचर है, और इधर आपके पास नेगेटिव साइन है और ये एक्सपोनेंशियल, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर मैं करता हूँ 2, ठीक है, वैल्यू आपके पास इफ टेम्परेचर इज 2, यहाँ मैं लिखता हूँ अगर टेम्परेचर 2 है तो ये वैल्यू आ जाएगी e टू पावर -2। अब मैं टेम्परेचर और कम करता हूँ, है मैं 1 कर देता हूँ, अगर 1 किया तो ये e टू पावर -4 आ गया। अब ये वैल्यू -2 की है 0.13, -4 की तो इससे भी कम आएगी ना, 0.0 सपोज कितनी आती है, 1 कर ये कर मैं अभी शायद आपको समझा रहा हूँ 0.02 का, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, टेम्परेचर जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या हुआ, K की वैल्यू कम होगी, है ना, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर गई ना जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, और जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो ये ओवरऑल फैक्टर जो है वो लेस हो गया, लेस होता होता 0 तक पहुंच गया और आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस सिचुएशन का ये मतलब है। वैसे तो आपको पता ही है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, यही पढ़ा हुआ है, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज कर जाता है। मगर इस इक्वेशन की लॉजिक की समझ नहीं थी कि ये एक्चुअली होता क्या है e टू पावर में, ठीक है। तो वहां पे ये फैक्टर यूज होते हैं, ठीक है, ये पार्ट वहां पे यूज होता है कि मीन कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में कम हो जाता है, मीन कि वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, होते होते वो 0 भी हो सकती है, ठीक है, तो वो 1 रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अगर आपके पास एक रिएक्शन है वो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, उसके लिए इक्वेशन बनती है CR हीट को हम सॉल्व करते हैं एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। मतलब हम ये कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ K1 कर लो, चलो K क्या होता है इज इक्वल टू क्या है, क्या है सर L नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस E A और R 1/T। अगर ये टेम्परेचर 1 है T1 उसको बोले और उसके लिए ये K1,
ठीक है, अगर ये A2 है तो आप लिख सकते हैं ना। यस अभी हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम टू डिफरेंट टेम्परेचर्स भी आ गए, ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी आ गए, तो हम इस मेथड से उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता लग सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रहा है, तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट हम किसी एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके लेवल पे शायद ऊपर भी ऐसा हो कि हम निकाल सके, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं उस रिएक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करते हैं, ठीक है, और फिर उन पे ये एक्सप्रेशन यूज करके फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसको आप कर लें, मैं इसको अगर योग करता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ K1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K2 करेंगे, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। मीन ये वाली इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को लिखे, यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को लिखे आप नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA ओवर R 1 और T1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें माइनस, अब ये लिखें नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस EA ओवर R 1 ओवर T2, इसको ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको खोल कर लिखें नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA ओवर R T1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A2 प्लस EA ओवर R 1 ओवर T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये और ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू क्या बच गया EA ओवर R T2, यही बच गया ना, सर माइनस ये माइनस यस EA ओवर R T1, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद एक और होता है, क्या हो जाएगा, इसको मैं यूं लिख सकता हूं हेलो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं इस पार्ट को, यस तो क्या होगा EA ओवर R, नीचे क्या होगा T1 T2 T1 माइनस T2, ये बात ठीक है। यस हाँ, तो ये आपके पास एक रिलेशन बनता है, इसमें आपको टेम्परेचर भी गिवन होता है कि किस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट रेट कांस्टेंट भी आ जाता है, उसका जो भी ऑर्डर है T1 भी मिलता है, टेम्परेचर 2 भी होता है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कुछ बुक्स पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, जब K2 ऊपर है K1 नीचे है,
यस ये बात यस ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं जब हमारे पास आर्टिकल आते हैं ये जो चीज ऊपर इधर है उसको इधर है। हाँ कुछ बुक पे ऐसा भी लिखा होता है। यही चीज है मगर माइनस को बाहर ले आए क्योंकि इक्वेशन में माइनस चल रहा होता है ना बार बार कुछ तो जो भी लिखा हो मगर आप अपने प्लस वाली जेब में रखें इजी है ना और आसान है। इधर देखो ना के बाहर है तो इधर t2 इतना कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस था या नेगेटिव था। तो बेटर ये है कि आप ये वाली निकालें प्लस साइन के साथ नेचुरल लॉग है k1 ओवर k2 है तो t1 माइनस k2 ओवर k1 है तो प्लस के साथ k2 माइनस t1 t बच्चे कैलकुलेशन लिखते हैं ना तो पूछते हैं। अच्छा एक और चीज फिर लेक्चर ऐड करते हैं। वो ये चीज है के जो है ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। सम टाइम जब मैं अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन दे देता हूँ कि जब एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में गिवन हो मसलन मैं कहता हूँ कि 4.21 जूल्स ठीक है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और मैं कहता हूँ ये आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है और टेम्परेचर जो है वो आपके पास 400 केल्विन है और ए की वैल्यू 3 पर सेकंड है ठीक है। तो इसको सॉल्व करें क्या आंसर आता है। क्या वैल्यू आ रही है रॉन्ग इसका लॉग नहीं क्या करना नहीं एंटी लॉग है एंटी लॉग आपने एंटी लॉग लिया है ये ईगल एंटी लॉग लिए हाँ तो रॉन्ग है जी नेचुरल लॉग नहीं करना रॉन्ग है लेना एंटी लॉग लिया ई है ना एंटी लॉग ऑफ दैट इस पार्ट की वैल्यू आंसर क्या आ रहा है ई ए ओवर आर टी का 0.001 रॉन्ग माइनस 0.001 रॉन्ग। आपने वो चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे आप जो मैंने लिखी है बेटा जी। एक्सपोनेंशियल उस चीज का दिया जाता है जो यूनिट लेस क्वांटिटी हो। अब आप ई ए और आर करें आर टी ई ए क्या है आपके पास आर क्या है
जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी आपने मैथमेटिकली किया, ऊपर जूल है, नीचे जूल पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय केल्विन है, यही है। यस यस केल्विन से केल्विन, जूल से जूल के पर मोल, मोल ऊपर आता है, आप इसका एंटीलॉग ले नहीं सकते, मोल पैंट ठीक है। ऑलवेज सर्कल की एनर्जी के साथ आप पहले एनर्जी को जूल पर मोल में कन्वर्ट करें, सही ठीक है, जूल पर मोल में मोल में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, अगर ये जूल पर मोल होता है तो इधर भी पर मोल आ जाएगा और ये मोल भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, उसका आप एंटीलॉग करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एनर्जी को, वो क्या होता है 6.02 10⁻23 पर मोल, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी यहाँ पे जूल पर मोल में होनी चाहिए, ठीक है, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंपल जूल में है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, तो उनको आपने पहले जूल पर मोल में लेके आना है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। अगर आप आर की वैल्यू यही लगाते हैं, या तो फिर आर की वैल्यू चेंज करें तो वो भी मुश्किल है। तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू जॉब पर मोल, जूल पर मोल। अगर जूल पर मोल में ही गिवन हो तो गुड, अगर उसको गिवन ना हो तो फिर आप जूल पर मोल। ओके जी, तो आज के लिए इतना। तो इसमें अक्सर ये जब क्वेश्चन आता है एनर्जी जूल में क्यों होती है, जिस तरह आपने भी बड़ी एफिशिएंसी दिखाई है, तो वहाँ पे आप नहीं करते।